नमस्कार के न्यूज के खास स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। आज हम फिर हाजिर हैं देश और विदेश की कुछ खास और अहम खबरों के साथ। आज हम सबसे पहले बात करेंगे ट्रंप के दावे पर भारत पर असर की। जाहिर तौर पर इस कार्यकाल में ट्रंप भारत के प्रति बदले बदले से लग रहे हैं। वहीं बात चारधाम यात्रा और व्यवस्थाओं को लेकर खड़े सवालों की करेंगे। साथ ही चलते चलते बात करेंगे के न्यूज की खास रिपोर्ट में। देखिए यूपी के अस्पतालों की दशा। तो चलिए अब चलते हैं खबरों के विस्तार में। तो स्पेशल रिपोर्ट में पहली अहम रिपोर्ट की बात करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ एक बड़ी ट्रेड डील होने का दावा किया। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में हुए बिग ब्यूटीफुल विल इवेंट में कहा कि अमेरिका ने हाल ही में चीन के साथ व्यापार समझौता किया है और अब भारत के साथ भी ऐसा ही कुछ बड़ा होने वाला है। ट्रंप के दावे पर भारत में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने तो सरकार से ही मांग कर डाली कि उसे इस डील पर देश को विश्वास में लेना चाहिए। भले ही डोनाल्ड ट्रंप भारत से ट्रेड डील को लेकर उतावले हों, लेकिन भारत जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं है। भारत एक निष्पक्ष और बराबरी वाला समझौता चाहता है। साथ ही वह कृषि क्षेत्र में भारत को ज्यादा एक्सेस नहीं देना चाहता। सोयाबीन और मक्का जैसे कृषि उत्पादों पर टैरिफ छूट की अमेरिकी मांग की वजह से ही भारत अमेरिकी व्यापार समझौते में पेच फंस गया है। यह हम रिपोर्ट देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से भारत से व्यापार डील को लेकर अपनी बात दोहराई है। उन्होंने कहा कि भारत के साथ जल्द ही बहुत बड़ी डील होने जा रही है। वो अपनी सभी व्यापार बाधाओं को हटाना चाहते हैं, जो अकल्पनीय है। व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिका भारत के साथ एक ऐसे समझौते पर पहुंचेगा जहां हमें जाने और व्यापार करने का अधिकार होगा। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान 9 जुलाई को टैरिफ की डेडलाइन खत्म होने से पहले आया है। ट्रंप ने कहा कि बहुत से देशों से डील हो रही है। ट्रंप ने कहा कि हम पूरी तरह से व्यापार अवरोध को खत्म करना चाहते हैं, जो अकल्पनीय है। मुझे यकीन नहीं है कि भारत से ऐसा होने जा रहा है, लेकिन इस समय हम भारत जाकर व्यापार करने के लिए सहमत हैं। ट्रंप ने कहा कि वो अगले 1.5 हफ्ते में एक लेटर भेजकर देशों को बताएंगे कि उन्हें यूएस से क्या टैरिफ रेट चुकानी होगी। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल के दौरान कई बार भारत के साथ व्यापारिक संबंधों को लेकर अपनी चिंताएं और अपेक्षाएं व्यक्त की थी। उनका ये कहना था कि अमेरिका और भारत के बीच व्यापार में असंतुलन है और वो चाहते हैं कि भारत अमेरिका के साथ व्यापार में कुछ और लचीलेपन और न्यायसंगत का प्रदर्शन करे। वो ये भी कहते रहे हैं कि भारत से अमेरिका के उत्पादों पर उच्च टैरिफ कर लगाए जाते हैं, जबकि अमेरिका भारत से आयात किए जाने वाले उत्पादों पर कम टैरिफ लगाता है। ट्रंप का मानना है कि व्यापारिक असंतुलन अमेरिका के लिए अनुचित था और उन्होंने इसे सुधारने की दिशा में कदम उठाने की बात की थी। उनकी ये रणनीति अमेरिका फर्स्ट के सिद्धांत पर आधारित थी, जिसमें उन्होंने अमेरिकी हितों की रक्षा की बात की थी और विदेशी व्यापार समझौते को फिर से अंकित करने की बात की थी। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका और भारत के बीच व्यापार में बड़ा असंतुलन है। भारत अमेरिकी उत्पादों को उच्च टैक्स और टैरिफ के साथ बाजार में लाता है, जबकि अमेरिका भारत से आयातित सामान पर कम शुल्क लगाता है। ट्रंप की मांग थी कि भारत इस असंतुलन को सुधारे और अमेरिकी उत्पादों पर लगाए गए टैरिफ को कम करे। उदाहरण के लिए भारत द्वारा आयातित अमेरिकी उत्पादों पर टैक्स दरें काफी अधिक थी, जो अमेरिकी कंपनियों के लिए भारतीय बाजार में प्रवेश को चुनौतीपूर्ण बनाती थी। ट्रंप ने भारत से मांग की कि वो इन टैरिफ्स को हटाएं ताकि अमेरिकी कंपनियों को उनके उत्पादों के लिए समान अवसर मिल सके। टैरिफ की राजनीति। ट्रंप का मानना है कि भारत ने अमेरिका के उत्पादों पर टैरिफ की दरें बढ़ा दी हैं, जिससे व्यापार असंतुलन और बढ़ गया है। खासकर 2018 में जब भारत ने 200 से अधिक अमेरिकी उत्पादों पर शुल्क बढ़ा दिया था। ट्रंप ने इसे गलत कदम माना और कहा कि अमेरिका को इस पर प्रतिक्रिया देना चाहिए। भारत ने अमेरिकी मोटरसाइकिल निर्माता हार्ले डेविडसन पर 100% टैरिफ लागू किया था, जिससे इसकी कीमत भारतीय बाजार में बहुत अधिक हो गई। इसके अलावा भारत ने अमेरिका से आयातित कृषि उत्पादों और उच्च तकनीकी उपकरणों पर भी शुल्क बढ़ाया था। भारत अमेरिका व्यापार समझौता। आपको बता दें कि ट्रंप ने कई बार कहा कि भारत के साथ एक बड़ा और लाभकारी व्यापार समझौता चाहते थे, जो दोनों देशों के लिए फायदेमंद है, लेकिन उनका जोर था कि समझौता अमेरिका के पक्ष में होना चाहिए। वो अक्सर ये कहते रहे हैं कि भारत ने अमेरिकी कंपनियों के लिए भारत में कारोबार करना कठिन बना दिया है। ट्रंप प्रशासन ने यह भी कहा कि अमेरिका भारत से बेहतर व्यापार समझौते की उम्मीद करता है। भारत ने इन शिकायतों का सामना करते हुए अपनी स्थिति स्पष्ट की थी। भारतीय अधिकारियों का कहना था कि उनका उद्देश्य निष्पक्ष और संतुलित व्यापार संबंध बनाए रखना है। भारत ने यह भी साफ किया कि उनका टैरिफ नीतियों का उद्देश्य घरेलू उद्योगों को संरक्षित करना
और ये कि अमेरिका के साथ व्यापार में सुधार के लिए वो तैयार हैं, लेकिन ये किसी एक पक्ष के फायदे के लिए नहीं बल्कि दोनों देशों के समग्र हित में होना चाहिए। ट्रंप के कार्यकाल में भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक समझौते के लिए कई प्रयास किए गए, लेकिन कोई ठोस और दीर्घकालिक समझौता नहीं हो सका। ट्रंप ने 2019 में भारत से जीएसपी का दर्जा वापस ले लिया, जिससे भारत के अमेरिकी बाजार में शुल्क मुक्त प्रवेश मिलने की सुविधा समाप्त हो गई। इसका असर भारतीय निर्यातकों पर पड़ा, जो अब उच्च टैरिफ दरों के साथ अमेरिकी बाजार में अपने उत्पाद बेचते हैं। ट्रंप की विदेश नीति अमेरिका के आर्थिक हित। ट्रंप की विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य अमेरिका के आर्थिक हितों को सर्वोपरि रखना है। इसी दृष्टिकोण से उन्होंने भारत को अपने व्यापारिक संबंधों के पुनर्निर्माण का इशारा भी दिया। भारत में उनका यह बयान अक्सर व्यापार युद्ध की ओर इशारा करता है, जो कि अमेरिका और अन्य देशों के बीच अधिक प्रतिस्पर्धा और शुल्क लगाने का कारण बन सकता था। ट्रंप की नीति बिल्ड बैक बेटर और अमेरिका फर्स्ट के सिद्धांतों पर आधारित है। उनका मानना है कि अगर अमेरिका के व्यापार साझेदारों से ज्यादा लाभ नहीं मिल पा रहा है तो उनके देशों के साथ नए समझौते होने चाहिए। भारत ने भी इस दौरान अमेरिका के साथ एक व्यापार समझौते पर चर्चा की थी, लेकिन ट्रंप ने बार-बार ये कहा था कि किसी भी व्यापार समझौता उनके देश के लिए फायदे का होना चाहिए और यही कारण है कि दोनों देशों के बीच कोई अंतिम समझौता नहीं हो पाया। गौरतलब है कि 2 अप्रैल से ट्रंप ने 270 देशों पर पारस्परिक टैरिफ की घोषणा की और भारत पर 26% टैरिफ लगाया। 9 अप्रैल को लागू हुए टैरिफ की आधार रेखा 10% थी, जिसमें हाई रेट 49% था। हालांकि 10 अप्रैल को ट्रंप ने ग्लोबल मार्केट के रिकॉर्ड निचले स्तर पर गिरने के बाद 90 दिनों के विराम का ऐलान किया। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में अगली अहम रिपोर्ट की बात करेंगे। उत्तराखंड 4 धाम यात्रा के दौरान वो मंजर देखे जिनसे श्रद्धा भी डरी सहमी नजर आई। हेलीकॉप्टर हादसे, मूसलाधार बारिश, भूस्खलन और सड़कों पर मौत के साए नजर आ गए, जिसमें तकरीबन 100 से ज्यादा श्रद्धालुओं की जान भी जा चुकी है। अब सरकार के सामने अगली बड़ी परीक्षा सामने आ गई है। कांवड़ यात्रा जो 11 जुलाई से शुरू होकर 23 जुलाई की श्रावण शिवरात्रि तक चलेगी, इसके लिए तमाम नियम बनाए गए हैं। अब सवाल यह है कि क्या ये नियम श्रद्धा की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं या फिर आस्था पर नियंत्रण का हथियार। क्या चारधाम की तरह इस यात्रा में भी बद इंतजामी की पुनरावृत्ति होगी। विपक्ष सरकार की चारधाम यात्रा के साथ अब कांवड़ यात्रा को लेकर सरकार पर पहले से ही व्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। यह हम रिपोर्ट देखें। देश की सबसे लंबी पैदल चलने वाली कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर हरिद्वार में कांवड़ मेले के संबंध में अंतर्राज्यीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान के अलावा जिन राज्यों के रास्तों से कांवड़ यात्रा जाती है, वहां के पुलिस अधिकारी शामिल हुए। कांवड़ यात्रा को किस तरह से संपन्न कराया जाए, साथ ही यातायात सुरक्षा को लेकर भी बात की गई। आगामी 11 जुलाई से 13 जुलाई तक कांवड़ यात्रा को लेकर हरिद्वार में आज इंटर स्टेट बैठक आयोजित हुई। उत्तराखंड समेत 6 राज्यों के आलाधिकारी इस बैठक में शामिल हुए। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने बताया कि कांवड़ मेले को संपन्न कराने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और 2 राज्यों के बॉर्डर पर दोनों राज्यों के अधिकारी तैनात रहेंगे। और उन्होंने कांवड़ियों से अपील करते हुए कहा कि कांवड़िये किसी भी प्रकार के हथियार जैसे बेसबॉल, बैट इत्यादि अपने साथ लेकर ना आए। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जो भी बड़े डीजे आपस में प्रतियोगिता करते हैं, उनको लेकर नियम लागू कर दिए गए हैं। यातायात के नियम समय समय पर लागू किए जाएंगे। वहीं उत्तराखंड के अधिकारी उत्तर प्रदेश में भेजे जाएंगे और वहां के अधिकारी उत्तराखंड में भी रहेंगे, जिससे दोनों प्रदेशों में आपस में सूचना का आदान प्रदान किया जा सके। डीजे वाले मामले में डीजीपी का कहना है कि जहां पर डीजे बजाए जाते हैं, वहां की लिस्ट बनाई जा रही है और उसके लिए जो पहले नियम बने हुए थे वही जारी रहेंगे। और शेयरिंग ऑफ इनपुट्स के लिए काफी डायरेक्शंस दिए हैं कि किस तरह से हम अपना कोऑर्डिनेशन और इनपुट्स को शेयर करने में किस तरह से और इसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि ये एक इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग थी। अलग अलग बिंदुओं पर, अलग अलग स्थानों पर किस प्रकार से हम अपना सहयोग बढ़ा सकते हैं और कैसे इस व्यवस्था को और सुदृढ़ कर सकते हैं, जिससे कि जो अभी आगामी कांवड़ यात्रा है उसमें जो यात्री आते हैं वो सकुशल अपना कार्य संपन्न कर सकें। इसमें आज हमारे जैसे उत्तर प्रदेश के अधिकारी थे, हरियाणा के थे, पंजाब के थे, राजस्थान के थे, दिल्ली के थे। ये लोग उत्तर प्रदेश के अधिकारी काफी फिजिकली भी प्रेजेंट थे और काफी ऑनलाइन भी थे। हाँ। तो उस पर भी सारी बातें हो गई कि किस प्रकार से हम सुरक्षा भी बढ़ाना है, किस तरह से जो अगर कोई
एंटी सोशल एक्टिविटीज उसको कैसे कर्टेल करना है, वो सारी बातें हम लोगों ने करी। सर कुछ चीज प्रतिबंधित भी रहती है इस कांवड़ मेले में, क्या वो कंटिन्यू रहेगी? हाँ, तो कंटिन्यू रहेगी। जो चलिए, थैंक यू। उसके अनुसार जो कार्रवाई होती है वो इस बार भी की जाएगी, जैसे पिछली बार की गई थी। बड़े डीजे को लेकर कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, इसी को लेकर जो हुदन भी मचा जाता है और मतलब बहुत महंगे डीजे लाने का कंपटीशन चलता है, इसके लिए क्या है? जी, इसके लिए ये पूरी तैयारी है और जो ऐसे डीजेस जहाँ पे ओरिजिनेट होते हैं, जहाँ से बनते हैं, उनके नामों की सूची आ गई है और उनसे संपर्क करके जो एक फिक्स्ड मानक जो डीजे की हाइट और चौड़ाई के लिए जो बनाए जाएंगे, उनके अनुसार ही एनफोर्स किया जाएगा। देखिए, ऐसा है कि ये कांवड़ यात्रा हमारे नेबरिंग 5 स्टेट्स को से अफेक्टेड होती है, चाहे वो हरियाणा हो और दिल्ली हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, हिमाचल के लोग भी इसमें आते हैं। तो इन सभी प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 27 तारीख को एक इंटर स्टेट हायर लेवल की एक मीटिंग रखी गई है और उसमें ये सारे इश्यूज़, चाहे वो डीजे का इशू हो, कांवड़ की ऊंचाई को लेकर इशू हो, और एक SOP बनाने की बात की गई है। चूँकि वो श्रद्धालु होते हैं तो पुलिस उनके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार नहीं कर सकती और हमारा भी एक रहता है कि अतिथि देवो भव, तो उनका हम समझा बुझाकर सम्मानपूर्वक जो भी हम कर सकते हैं करते हैं। हाँ, लेकिन ये सही है कि अगर कोई लैंड ऑर्डर का इशू होगा और कोई ऐसी स्थिति होगी तो पुलिस अपनी सख्ती से भी पेश आएगी और उसमें कोई कोताही नहीं। वहीं उत्तराखंड सरकार की इन तैयारियों पर विपक्ष ने भी तीखा हमला बोला है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि बीजेपी को श्रद्धालुओं से ज्यादा प्रचार और चुनावों से सरोकार रखती है। चार धाम में पहले से अव्यवस्थाओं का अंबार है, कांवड़ यात्रा में भी यही देखने को मिलेगा। कांग्रेस के पूर्व विधायक जीतराम ने कहा कि बीजेपी को जनता की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है, उनकी योजनाएं सिर्फ प्रचार तक सीमित हैं। कांवड़ यात्रा जैसी सबसे बड़ी चुनौती पर उनकी तैयारियां जमीन पर शून्य हैं। SOP से श्रद्धा नहीं संभलती, इसके लिए ईमानदारी और संवेदना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का जो है, भारतीय जनता पार्टी ज्यादातर प्रचार प्रसार में ही ज्यादा व्यस्त रहती है। उनका चुनावों से ज्यादा सरोकार होता है, जनहित के से सरोकार नहीं होता है कि जनता की क्या समस्याएं हैं, उनको कैसे दूर किया जाना है, इस पे उनके यहाँ चर्चा नहीं होती है। उनके यहाँ चर्चा होती है कि चुनाव को कैसे जीता जाए, कैसे हम धांधली कर सकें, कैसे वो कर सकें। इसी तरह से जिस तरह से चार धाम की व्यवस्था है, कांवड़ यात्रा में भी आप देखना उसी तरह की व्यवस्था रहेगी, क्योंकि इनके जो स्ट्रेटेजी है, जो इन्होंने बनाना चाहिए था कांवड़ यात्रा के लिए, जो तैयारियां करनी चाहिए थी, वो तैयारियां अभी शून्य है। तैयारियां केवल प्रचार प्रसार तक सीमित है। प्रचार प्रसार जरूर इनका होता है, लेकिन तैयारियां धरातल पे वो चीजें नहीं होती। सरकार ने देखिए जो हमारी चारों धाम की यात्रा चलती है उसकी भी तैयारी पूर्णतः करी है और यात्रा चल रही है। बीच में थोड़ी सी रुकावटें आई थी और जिस प्रकार से अब हमारी कांवड़ चलेगी जुलाई से और 11 जुलाई से हमारा सावन लगेगा, उसके बाद हमारी यात्रा चलेगी कांवड़ की। उनके लिए भी व्यवस्था सरकार ने की है कि आने वाले जो भी हमारे कांवड़िए होंगे उनके लिए बाकायदा रस्तों में जो फुटपाथ है उसको सही तरीके से किया जाए और उनको व्यवस्था दी जाए। जगह जगह टेंट की जो व्यवस्था की जाती है, उनके ठहरने की, रुकने की व्यवस्था, तमाम हर चीज़ों की जो व्यवस्था की जाती है उनको लेकर के सरकार अपना काम कर रही है। कांवड़ भी हमारी बहुत अच्छे से चलेगी, यात्रा भी जो हमारी चारों धाम की वो भी बहुत अच्छे चलेगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस बार उत्तराखंड हादसों की खबरों से बाहर निकलकर व्यवस्था की मिसाल बनेगा? क्या आस्था के इस महासागर को केवल नियमों से नहीं, समर्पण और समझ से संभाला जाएगा? श्रद्धालु तैयार हैं, अब सिस्टम से भी वही समर्पण और तैयारी की उम्मीद करनी होगी। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में वक्त एक अहम ब्रेक का है। ब्रेक के बाद अगली रिपोर्ट की बात करेंगे। तो स्पेशल रिपोर्ट में अगली अहम रिपोर्ट की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में मरीज को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, असल में वो कोसों दूर है। के न्यूज इंडिया की टीम ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में जाकर खुद जांच की, जिसमें अस्पतालों की हकीकत खुलकर सामने आ गई। अस्पतालों की हकीकत कैसी है, जमीनी स्तर पर मरीजों को कितनी सेवाएं मिल रही हैं, मरीजों को इलाज के नाम पर क्या मिल रहा है और क्या नहीं मिल रहा है, हकीकत की वो रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे।
उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सरकारें बड़े बड़े दावे करती हैं, लेकिन जब के न्यूज की टीम जमीनी हकीकत जानने अस्पतालों में पहुंची तो सामने आया एक अलग ही सच। कहीं मरीजों को इलाज के लिए तरसना पड़ रहा है तो कहीं डॉक्टर बाहर की दवाइयां लिखकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। पेश है के न्यूज का खास रियलिटी चेक। बलिया, ये है बलिया का जिला अस्पताल, जहां प्रतिदिन सैकड़ों मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। यहां कुछ मरीज दवाएं लेकर लौट जाते हैं तो कुछ भर्ती होते हैं। बेड पर चादरें साफ सुथरी दिखी, कुछ वार्डों में कूलर और एसी भी चालू मिले। मरीज व्यवस्था से संतुष्ट दिखे। वहीं जब के न्यूज की टीम जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सक अधीक्षक के पास पहुंची तो उनका कहना है कि शासन द्वारा व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए जो भी निर्देश दिए जाते हैं उनको अमल में लाया जाता है। आपका तेज बोलो। रजिया बेगम, आप जिला अस्पताल आई हैं जी। मरीज को भर्ती किया आप जी। तो क्या साफ सफाई यहाँ व्यवस्था जो थी सही मिली? सब सही मिली आपको? चादर उधर मिले सब सही? अच्छा, क्या नाम है आपके मरीज का? सुगरा खातून। क्या दिक्कत आ रही है उनको? पेट में दर्द है, उल्टी है, बंद नहीं हो रहा है। तो यहाँ की जो स्टाफ है वो व्यवस्था आपको सही से दिया गया है कि नहीं दिया गया स्टाफ द्वारा? लखीमपुर खीरी, लखीमपुर में स्वास्थ्य सेवाएं खुद बीमार नजर आईं। कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ताले लटके मिले। जिला महिला व पुरुष चिकित्सालयों की हालत भी बेहतर नहीं है। टूटी स्ट्रेचर और वार्डों में अव्यवस्था ने प्रशासन की पोल खोल दी। स्वशासी राज्य चिकित्सा विश्वविद्यालय से संबद्ध जिला पुरुष चिकित्सालय व जिला महिला चिकित्सालय में भी इसी तरह की कमियां पाई गई। जन आरोग्य मंदिर में भी ताले लटके मिले। जिला लखीमपुर खीरी में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेपटरी होती नजर आ रही हैं। अगर बात की जाए लखीमपुर खीरी के मेडिकल कॉलेज की तो यहाँ भी अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। वहीं स्ट्रेचर तो टूटे पड़े हुए हैं, वहीं संक्रमित बीमारियां फैल रही हैं, मरीजों की संख्या आए दिन बढ़ रही है। ओपीडी की संख्या अगर आज की बात की जाए तो 3000 के ऊपर जा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर वाणी गुप्ता जी। हम बात करेंगे, मैम जो स्ट्रेचर टूटे हुए हैं, बेपटरी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चल रही है, इस पर क्या कार्रवाई की गई? देखिए, जो स्ट्रेचर टूटे थे उनको तुरंत रिप्लेस करा दिया गया और रिपेयर करने के लिए कह दिया गया है। और स्ट्रेचर हमारे पास समुचित मात्रा में है, स्टोर रूम में रखे हुए हैं। और वहाँ के जो फार्मासिस्ट हैं उनको ये इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं कि स्ट्रेचर अगर टूटते हैं तो तुरंत रिपेयर कराए जाए, और या अगर रिपेयर कराने काबिल नहीं है तो नहीं रिप्लेस किया। बरेली, बरेली शहर में मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल, निजी नर्सिंग होम और कई सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मौजूद हैं। जिला अस्पताल से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक इलाज की राह आसान नहीं। डॉक्टरों और स्टाफ की कमी, दवाओं की अनुपलब्धता और साफ सफाई की लाचार व्यवस्था आम समस्या है। ग्रामीण क्षेत्रों के हालात और भी चिंताजनक हैं। कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या तो बंद रहते हैं या वहां पर्याप्त डॉक्टर और उपकरण मौजूद नहीं होते। गर्भवती महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं सीमित हैं। भीड़ के चलते घंटों इंतजार, डॉक्टरों की कमी, दवाओं का अभाव और सफाई की लाचार व्यवस्था आम बात है। आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं के बावजूद जरूरतमंदों तक सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं। क्या परेशानी है आपकी? अरे दवा के लिए आए थे, पाँव में तकलीफ है, खड़ा होने नहीं लिया है, एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ है यहाँ। हाँ, भीड़ बहुत हो रही है, कई जगह बंद है। तो पर्चा बन नहीं पा रहा है? नहीं बन पा रही है साहब, पैसे लिए फिर रहे, देखिएगा एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र पाल है सर। किस लिए आप यहाँ पर आए? सर मेरे फैक्टर लगते हेमापीलिया के हैं, जो साहब मैं विकलांग हूँ, इससे इस बीमारी ने मुझे विकलांग बना दिया है। साहब बैठे तो डीएम साहब और एसडीएम साहब ये कहते कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ सब पर्चा नहीं बन पा रहे हैं, सारे काउंटर बंद पड़े हुए हैं। ये तो पर्चा बनने में क्या दिक्कत आ रही है? सर यहाँ भीड़ है, विकलांग बारे और सब कई काउंटर बंद पड़े हुए हैं। और साहब एक विकलांग व्यक्ति नहीं जा सकता है अंदर, धक्का मुक्की लग जाए तो हेमापीलिया बारे तो ब्लीडिंग होने की, उसकी तो मृत्यु हो जाएगी सर। औरैया, जिला संयुक्त चिकित्सालय औरैया की हालात इन दिनों बद से बदतर होती जा रही है। मरीजों के इलाज और सुविधा के नाम पर यहाँ सिर्फ खाना पूरी हो रही है। स्वास्थ्य सेवाएं की जमीनी सच्चाई जानने जब टीम मौके पर पहुंची तो जो तस्वीर सामने आई वो बेहद चिंताजनक और शर्मनाक थी। कई ऐसे मरीज मिले जिन्हें कई किलोमीटर दूर से लाया गया था, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें भर्ती करने के बजाय बाहर की दवाएं लिखकर वापस भेज दिया। ये मरीज गंभीर बीमारी या एक्सीडेंट के बाद भर्ती की उम्मीद लेकर आए थे,
लेकिन उन्हें इलाज नहीं मायूसी मिली। क्या क्या दिक्कत थी जो हॉस्पिटल आए? गाड़ी फिसल गई तो उसके लड़के साला है उसके लगी। दवाई दी डॉक्टर साहब ने? इंजेक्शन लगाया। दवाई के लिए क्या कहा? दवाई के लिए क्या था, प्रधानमंत्री चले गए ना, वो बंद है, अब बाहर से लेना पड़ेगा। बाहर की दवाई आप क्या करोगे? कहाँ से? अब जा रहे हैं घर पे जा रहे हैं। अगर ज़्यादा कहाँ के निवासी? दवाई नहीं मिली? कहाँ के निवासी आप? जैसा आप क्या मामला है? मामला क्या है, 15 दिन से दौड़ रहे हैं और इनको भर्ती नहीं करते हैं, दवा दे देते हैं बार बार कि दवा खाओ जाके, दवा खाओ जाके। भर्ती करने पे क्या कहते हैं डॉक्टर? डॉक्टर कहते हैं वहीं दिखाओ जहाँ पे दिखाया है। अभी आप कहाँ पर आए हैं, किस अस्पताल में? ये तो आ रही है जिला अस्पताल। जिला अस्पताल। अभी कहाँ भर्ती के लिए? अभी ये बोला है कि वहीं दिखाओ, जैसे चोली की जाँच है वहीं पे दिखाओ। तबीयत कैसी है मरीज की? ये दिक्कत बढ़ रही है ज़्यादा, वो दवा काम नहीं करती। अब क्या करोगे? क्या करने आए हॉस्पिटल में? साले को देखने आए थे, एक्सीडेंट हो गया था उसका। दवाई मिली हॉस्पिटल में? अभी दवाई नहीं दी है, उन्होंने बोला कल लाना, कल 8 बजे कल मिलेगी। ये पर्चा है आपके हाथ में? ये बाहर की दवाई लिखी है कि उधर प्रधानमंत्री योजना के वहाँ से ले लेंगे। मिली वहाँ पर? वो भी बंद हो गया है। अस्पताल परिसर में खुले बिजली के तार जानलेवा खतरे बन चुके हैं। मुख्य द्वार से लेकर वार्ड तक कई जगहों पर झूलते तार नजर आए। स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो तस्वीरें और दावा कागजों पर है, सबसे दयनीय स्थिति तीमानदारों की है, जिन्हें गंदगी के पास बैठकर अपने मरीज का इंतजार करना पड़ता है। अस्पताल में फैली अव्यवस्था को लेकर आमजन और मरीजों के परिजन गुस्से में हैं। प्रतापगढ़ मेडिकल कॉलेज का के न्यूज की टीम ने रियलिटी चेक किया। यहाँ तीमानदारों की हालात सबसे खराब है। गर्मी में बच्चे और बुजुर्ग जमीन पर लेटने को मजबूर हैं। बिना पंखा, पानी, बैठने के लिए छांव तक नहीं। अस्पताल प्रशासन की लापरवाही साफ नजर आती है। आपातकालीन कक्ष खुद आपात स्थिति में है। मेडिकल कॉलेज जो जिले का एक प्रमुख स्वास्थ्य केंद्र है, मरीजों के साथ आने वाले तीमानदारों के लिए कोई उचित प्रबंध नहीं है। आपातकालीन कक्ष में मरीजों के बेड पर ही उनके परिजनों को बैठने के लिए जगह दी जा रही है। तीमानदार खुले गलियारों में या अस्पताल के बाहर जमीन पर लेटने को मजबूर हैं। आपातकालीन कक्ष में भीड़ के कारण मरीजों और तीमानदारों को एक साथ समायोजित करना मुश्किल हो रहा है। जब इस मामले में मेडिकल कॉलेज के प्रशासन से बात करने की कोशिश की गई, तो कोई भी जिम्मेदार अधिकारी टिप्पणी करने के लिए सामने नहीं आया। प्रतापगढ़ मेडिकल कॉलेज में बदहाल हालात जिम्मेदारों की उदासीनता को साफ कर रही है। बुलंदशहर में मौसम बदलने के साथ अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ी है, लेकिन सुविधाएं नदारद हैं। अस्पताल में आधी अधूरी दवाएं मिलती हैं, बाकी बाहर से खरीदनी पड़ती है। डॉक्टर कभी समय पर आते हैं, कभी नहीं। 700 से 800 मरीज रोजाना एक अस्पताल में आ रहे हैं, लेकिन व्यवस्था उनके मुकाबले नाकाफी है। हमारी इस वक्त कहाँ खड़ी हैं आप? हॉस्पिटल में। अच्छा, दवा लेने आई थी? हाँ। अच्छा, हमारे अस्पताल में किस तरह से आपको दवा दी गई है, किस तरह से आपको देखा गया है, आप संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट हैं, बहुत ज़्यादा। अच्छा, डॉक्टरों ने कहीं बाहर के लिए दवा लेने के लिए तो नहीं लिखा है आपके लिए? लिखा है। अच्छा, बाहर के लिए लिखा है? यहाँ दवा उपलब्ध नहीं है तो? अब इसे तो डॉक्टर जाने। क्या नाम है आपका? क्षमा गोस्वामी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? दारापुर। अच्छा, इस वक्त दारापुर अस्पताल में आप बैठी हैं? जी हाँ। किससे आई थी आप? दवाई लेने। अच्छा, दवा ले ली? ले ली। अच्छा, किसी तरह की कोई परेशानी? नहीं। अस्पताल में आपको सही तरह से दवा मिलती है? बढ़िया। प्रदीप। कहाँ के रहने वाले हो? जमालपुर। अच्छा, इस वक्त कहाँ हो आप? शिकारपुर अस्पताल। अच्छा, दवा लेने आए थे? दवाई लेने। तो दवा आपको मिल गई है? मिल गई जी। तो क्या बीमारी थी आपको? मेरे को दिक्कत आ रही, सांस की दिक्कत। अच्छा, तो बढ़िया तरह से आपको? हाँ, इलाज हुआ जी। किसी तरह की कोई परेशानी? अब नहीं। जब के न्यूज की टीम ग्राउंड पर पहुंची और शिकारपुर सीएचसी पर पहुंचकर रियलिटी चेक किया, तो कुछ मरीजों ने बताया कि दवाइयां अस्पताल से मिल गई, लेकिन एक बुजुर्ग महिला ने बताया कि डॉक्टर के द्वारा दवा बाहर से लिखी जाती है। हालांकि डॉक्टर से जब बात की गई तो डॉक्टरों ने अधिकांश दवा अस्पताल में मौजूद बताई। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और इस वक्त मैं मौजूद हूं यूपी के जनपद बुलंदशहर में और के न्यूज की टीम पहुंची है शिकारपुर के सीएचसी अस्पताल में। और देखिए, जानकारी लेते हैं। लगातार देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अस्पतालों में
डॉक्टरों की लापरवाही और डॉक्टर नदारत मिलते हैं। लेकिन यहाँ हम देखिए 2 बजे का आसपास का टाइम है, लेकिन अगर बात करते हैं तो देखिए यहाँ डॉक्टर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब से हम बात करते हैं कि किस तरह से यहाँ दवाई दी जा रही है, किस तरह से लोगों का इलाज किया गया है, कितने लोग अभी तक दवा ले चुके हैं और ओपीडी में किस तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिली हैं। तो देखिए मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं डॉक्टर केसी राय। सबसे पहले हम इनसे ही बात करते हैं। डॉक्टर साहब, सुबह से कितने पेशेंट अब तक दवा ले चुके हैं यहाँ? मेरे ओपीडी में लगभग 150 पेशेंट आए थे। अच्छा, किस तरह के मरीज सबसे ज़्यादा हैं? मरीज तो बुखार के हैं ज़्यादा और डायरिया तो अभी कम हो गया है पिछले हफ्ते से। अच्छा, अस्पताल में किस तरह की व्यवस्था है, जैसे कि जो सेंसिटिव मरीज आते हैं उनको किस तरह से आप लोग ट्रीटमेंट करते हैं? इमरजेंसी में जो पेशेंट आता है हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। उसका हेड इंजरी का है और कोई एक्सीडेंट आता है, हाथ पैर फ्रैक्चर आए तो उसको ट्रीटमेंट करते हैं। अगर रिफ़र लायक है तो तुरंत रिफ़र करते हैं एम्बुलेंस बुलाकर। अस्पताल में चेकअप होते हैं, लेकिन वो भी छोटे मोटे ही। अगर बड़े चेकअप की बात आ जाए तो वो बाहर के लिए लिखे जाते हैं। बुलंदशहर में सभी अस्पतालों में अधिकांश यही हाल। उत्तर प्रदेश के अस्पतालों की हकीकत में कहीं दवा नहीं तो कहीं डॉक्टरों की कमी का संकट है, कहीं सफाई नहीं तो कहीं सरकार की नीतियाँ कागज पर ही हैं। जमीनी स्तर पर हालात बेहद चिंताजनक है। अब सवाल ये है, क्या प्रशासन मरीजों के इन दर्द को महसूस करेगी, इन मरीजों की आवाजों को सुनेगा, या जनता यूं ही सिस्टम की लापरवाही की कीमत चुकाती रहेगी? स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।